नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। आज हम चर्चा करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के तरफ से इलेक्शन कमीशन को और सरकार को एक नोटिस जारी किया गया है। तो उस नोटिस के संदर्भ में कुछ पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। नोटिस में एक क्वेश्चन उठ जाता है और वो प्रश्न आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख रहा है, जैसे कि क्या राजनीतिक पार्टियां धार्मिक नाम और चिन्ह का इस्तेमाल कर सकती हैं? ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठ रहा है। हालांकि ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्यों उठ रहा है, इसके पीछे एक याचिका है जिस याचिका में कहा गया है कि ऐसा नहीं किया जा सकता है, और ये एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, यानी कि एक जनहित याचिका है जिसे आप PIL कहते हैं। ये किसने जारी करी है या किसने दायर करी है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या सुनवाई करना चाहता है, और ये नोटिस क्यों इलेक्शन कमीशन को जारी की गई है, आज के इस मुद्दे की बात प्रोग्राम में हम यही चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं खबर क्या है। खबर है सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। तो याचिका पर यह नोटिस जारी किसे किया गया है? सरकार को, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और साथ ही साथ भारत का चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग, जिसे आप कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI। वास्तविक रूप में यह नोटिस जो है इन दोनों लोगों को पक्षकार बनाने के लिए जारी किया गया है। किसके लिए भी किया गया है? पक्षकार बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको यहां पर यह समझना है कि इन दोनों लोगों को जो नोटिस जारी किया गया है वो इन्हें पक्षकार बनाने के लिए जारी किया गया है। पक्षकार क्यों बनाया जाने वाला है उसकी भी कारण है, एक याचिका है। ये याचिका जो है, इस याचिका में कहा गया है कि धार्मिक अर्थों और नामों और प्रतीकों का उपयोग वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाया जाए, ठीक है। क्या कहा गया इस याचिका में? सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका आई है और इस जनहित याचिका में यह कहा गया है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी यदि किसी धार्मिक नाम या उसके नाम का उपयोग करने या फिर धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए अगर बनाई गई है तो ऐसी पार्टी की मान्यता रद्द करी जानी चाहिए, मतलब उस पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर किसी ने अपनी पार्टी का नाम धार्मिक रूप से रख लिया है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें समस्या क्या है, खासकर तब जब हम एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हैं और तब जब हमें सभी धर्मों को मानने, वो भी अबाध रूप से मानने की छूट दी गई है संविधान के शक्तियों के तहत। तो हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर में जो भी महत्वपूर्ण शब्दावलियां प्रयोग की जाएंगी, जो भी इंपॉर्टेंट शब्दावलियां होंगी, उन सभी महत्वपूर्ण शब्दावलियों से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं वो हम आपके लिए जरूर इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ आगे का पॉइंट है यहाँ पर कि ये जो नोटिस है, ये नोटिस जिस पीठ के द्वारा जारी किया गया है, सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, उस बेंच में जस्टिस MR शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी, ये 2 जजेस हैं। तो 2 जजेस की एक पीठ है, ठीक है। अब इस पीठ ने ये इंक्वायरी करना है कि जो याचिकाकर्ता की तरफ से याचिका आई है वो बात सही है या नहीं है, और उस पर संविधान क्या मसौदा देता है। जनहित याचिकाकर्ता कौन है? जनहित याचिकाकर्ता व्यक्ति का नाम है सैयद वसीम रिजवी। सैयद वसीम रिजवी जो हैं ये याचिकाकर्ता हैं। अब यहां पर देखिए एक पॉइंट आ रहा है जनहित याचिका, यानी सैयद वसीम रिजवी की तरफ से एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि धार्मिक अर्थों, नामों और प्रतीकों का उपयोग करने वाली जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, जो भी राजनीतिक पार्टियां होंगी, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और इस संदर्भ में पक्षकार बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को नोटिस जारी किया है। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इस मुद्दे में आपके मन में बार बार जा रहा था, सर ये जनहित याचिका क्या होती है, क्योंकि याचिकाओं के बारे में, रिट्स के बारे में आप लोगों ने आर्टिकल 32 के बारे में पढ़ा होगा, 226 के बारे में पढ़ा होगा। उसी तरीके से यहाँ पर जनहित याचिका है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो सामान्य तौर पर जो रिट होती हैं
वो, और जो ये जनहित याचिका होती है, जनहित याचिका, इसमें जो है अंतर होता है। अब ये अंतर क्या है, इस संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे, लेक्चर के अंत में चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी पॉइंट फोकस्ड हो रहे हैं उनके ऊपर हमें चर्चा करनी है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। आरोप क्या लगाया गया है, ठीक है, अगर उन्होंने नाम का प्रयोग कर लिया है तो केवल नाम का प्रयोग कर लेने मात्र से या धार्मिक चिन्हों का इस्तेमाल कर लेने मात्र से अयोग्यता क्यों ठहरा दी जानी चाहिए, तो उसके पीछे कुछ आरोप लगाए गए हैं। आरोप में कहा गया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट इसको बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951। अब ये 1951 का ये जो जन प्रतिनिधि अधिनियम है, ये किस प्रकार बना है, किस संदर्भ में है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के थ्रू इसको बनाया गया है और किसने बनाया है, इन पर हमारी चर्चा होगी बाद में। लेकिन अभी हम क्योंकि खबर के ऊपर हैं तो हम आपको ये बता रहे हैं कि खबर में अपने सपोर्ट में ये कहा गया है आरोप के थ्रू कि ये जो जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 है, आर पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जिसको बोलते हैं आप, आरपीए या आरओपीए बोल सकते हैं, इसका सेक्शन 29A, तो इसका सेक्शन 29A किससे रिलेटेड है, इस पर भी चर्चा होगी अभी। इसके अलावा सेक्शन 123 और 123 का क्लॉज 3 और सेक्शन 123 का ही क्लॉज 3A, यानी इसी पार्ट का 3 का A वाला हिस्सा। तो ये 3 सेक्शंस के तहत वायलेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, इन 3 सेक्शंस का वायलेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, या पार्टीज अगर ऐसा कर रही हैं तो वो कहीं ना कहीं इन अधिनियमों का उल्लंघन कर रही हैं। अब आपने मन में विचार आ रहा होगा कि आखिर इसके लिए सरकार और भारत के चुनाव आयोग को पक्षकार क्यों बनाया गया है। तो ये जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट होता है या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है 1951, इसके नियमों को लागू कराने का जो प्रावधान है, खासकर पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम बात करते हैं, जिसके जो नियम है उसके पालन करने का, जो करवाने का जो अधिकार है वो किसके पास में है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसमें पक्षकार रखा गया है। ये भी अपना मुद्दा रखेंगे, ठीक है, क्योंकि कई सारे सवाल जवाब हो सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो किस अधिकार के तहत हुआ है, नहीं होना चाहिए था तो क्यों हुआ है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए इनको यहां पर रखा गया। क्लियर। तो पक्षकार जो है वो कौन है वो भी आपको बता दिया, मुद्दा क्या है, मसला क्या है, वो सब चीजें हमने आपको बता दी। इसके अलावा ये एक आरोप होने के अलावा एक और बात यहां पर कही गई है कि 2 ऐसी पार्टीज का नाम लिखा गया है इस याचिका में 2 ऐसी पार्टीज का नाम लिखा है जो कि स्टेट पार्टी या फिर रीजनल पार्टीज का दर्जा प्राप्त है। स्टेट पार्टी यानी कि राज्य स्तरीय कह सकते हैं दल, और क्षेत्रीय या प्रादेशिक स्तरीय दल का उनको दर्जा प्राप्त है। और इन दोनों पार्टीज में एक नाम का उल्लेख किया गया है और वो है मुस्लिम, ठीक है। तो पार्टी कौन कौन सी हैं, द इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है एक तो, ठीक है, कौन सा है, द इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग। तो यहां पर एक आपको शब्द दिखाई दे रहा है, मुस्लिम शब्द, ठीक है। और इसके अलावा एक पार्टी और है इसके अलावा, उसका क्या नाम है, उसका नाम है ऑल इंडिया मजलिस ए, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुद्दीन मुसलमीन, ठीक है। इसको आप जो है AIM के नाम से जानते हैं। तो AIMIM और ऑल इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग, इन दोनों में मुस्लिम शब्द का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बात भी याचिकाकर्ता ने कही। अब फिर भी आपके मन में यही बात आ रही होगी कि अगर इस तरीके की पार्टी का नाम है तो प्रॉब्लम क्या है, अपने धर्म के नाम की हम पार्टी क्यों नहीं रख सकते। तो ये भी एक
जो है इसको ब्रेक करते हुए बताया गया। इसके अलावा एक दुहाई और दी गई है जिसमें कहा गया है कि SR बोम्मई बनाम भारत संघ, SR बोम्मई बनाम भारत संघ का जो मामला है जिसमें धर्म निरपेक्षता जो है वो संविधान की मूल भावनाओं में से एक है, इसको भी ब्रेक होते हुए इन पार्टीज के नाम की वजह से इन्हें देखा जा सकता है। तो अब हम पूरे के पूरे मसले को अगर हम सम अप करते हैं तो हम सब चीजों को जरा समझें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजेस की एक खंडपीठ है या एक पीठ है सॉरी, उस पीठ ने नोटिस जारी किया है गवर्नमेंट को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, यानी कि भारत के चुनाव आयोग, और ये एक याचिकाकर्ता द्वारा जनहित याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का ध्यान खींचने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता ने यह कहा है कि धार्मिक नाम से पार्टी नहीं होनी चाहिए या फिर उसके चिन्ह का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, जो कि यहां पर 2 पार्टीज करती हुई दिख रही हैं, जिसमें से एक का नाम यहां पर है द इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन। इन 2 पार्टीज का नाम भी लिया है। इसके अलावा दूसरी पार्टीज भी हैं यहां पर, दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां भी और भी नाम उसमें हैं, लेकिन इन 2 का नाम यहां पर ज्यादा है। इसके अलावा ये इस चीज का उल्लंघन यहां हो रहा है। दूसरा, जिस धर्मनिरपेक्षता की बात को मजबूती से SR बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में रखा गया था, उस मामले में उसकी जो धर्मनिरपेक्षता वाला जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा है। साथ ही साथ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है उसका 29A और 123 सेक्शन जो है वो भी वायलेट होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके के आरोप यहां पर लगाए गए हैं, तो हम इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने सबसे पहले आपको यहां पर क्या बताया, मसला जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जनहित याचिकाकर्ता हैं जिनका नाम है सैयद वसीम रिजवी। तो ये जनहित याचिका क्या है? जनहित याचिकाकर्ता का मतलब तो यही हो गया जो याचिका कर रहा है जनहित वाली। अब वो याचिका होती क्या है उसके ऊपर अगर चर्चा करें तो ये क्या है, देखिए जनहित याचिका जिसको आप लोग बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि PIL। ठीक, जनहित याचिका इसको बोलते हैं या लोकहित याचिका आप इसे बोलते हैं। इसका काम क्या है? तमाम सारे जो मानवों के अधिकार हैं और जो समानता है, इक्वालिटी जो है, उसको आगे बढ़ने या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए एक कानून उपयोग है। हमारे यहाँ जो भारतीय संविधान की सहायता से और भारतीय संविधान के मूलभूत स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए जो कानूनी प्रक्रिया हमारे यहाँ है, कई बार वो बहुत ज्यादा जटिल होती हुई दिखाई देती है और जन सामान्य को कई बार पता ही नहीं चलता है या उसके लिए काफी क्लिष्ट होती है। तो जब मामला आता है, देखिए मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, एक तो होता है निजी हित, एक होता है निजी हित और एक होता है लोकहित। लोकहित जैसे मान लेते हैं कि मेरा कोई अधिकार जो है मुझसे छीना गया और मुझे उस अधिकार की जानकारी है, मान लेते हैं कि फंडामेंटल राइट है और मैंने उसके लिए यहां पर कोर्ट में याचिका दायर करी, तो वो PIL नहीं है, तो वो रिट है। तो वो क्या है? रिट है, यानी कि सामान्य याचिका है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, उसके अकॉर्डिंग हमने रिट दायर कर दी। तो ये निजी जो कह सकते हैं निजी व्यक्ति के लिए या निजी संस्था के लिए इत्यादि के लिए इस तरीके की याचिका का प्रयोग किया जाता है जब उसके कोई अधिकार वायलेट हो रहे हैं या उसको किसी प्रकार की इनइक्वालिटी फील हो रही है। लेकिन जब लोकहित के विषय में किसी का अधिकार, किसी अन्य का अधिकार जो है वो चाह रहा है, ठीक है, उसके लिए अगर ध्यान आकर्षित करना है और उस मामले में न्याय प्राप्त करना है तो उस लिए लोकहित याचिका आती है या जनहित याचिका आती है। अब ये जनहित याचिका मैं अपने लिए नहीं, मैं सबके हित के लिए दायर करवा रहा हूं या उसको लेकर के आ रहा हूं, ठीक है। तो लोकहित का मतलब यही हो गया जहां पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सभी लोगों के हित के लिए कोई प्रश्न उठ जाता है और ऐसी याचिका कोई भी व्यक्ति ला सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको इसकी समझ है वो कोई भी ला सकता है, कोई संस्था भी ला सकती है, जैसे NGOs वगैरह अक्सर ऐसा करती है। इसकी अवधारणा जो है वो अमेरिकी न्यायशास्त्र से है
और भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A में भी इसके सिद्धांत जो है हमको दिए हुए हैं, जिसमें सिंपल सी बात है कि राज्य जो है वो राम राज्य की तरह कब चल सकता है, राज्य जो है वो ठीक तरीके से कब चल सकता है, राज्य के लोग सुखी कब हो सकते हैं, जब उन्हें उनके अधिकार मिल रहे हों और सभी में समानता का समान भाव से वितरण हो रहा हो, यानी समानता का एहसास हो रहा हो। तो ये जो है मैंने आपको एक तो अवधारणा इसके बारे में बताई। तो ये जो याचिका है यह एक न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अदालतों द्वारा जनता को दी जाती है, और इसमें 2 ही प्रकार की अदालतें इन्वॉल्व होती हैं, एक माननीय सुप्रीम कोर्ट और दूसरी जो स्टेट्स के माननीय हाई कोर्ट्स हैं उनके द्वारा। यानी ये जो PILs होती हैं, ये PIL केवल 2 ही कोर्ट्स में जा सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में या फिर आप कह सकते हो स्टेट्स हाई कोर्ट में। इन जगहों पर आप जनहित याचिका लेकर के आ सकते हैं। केवल सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में दायर हो सकती है। रिट से अलग है, किस प्रकार से अलग है मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया और समझाया भी। मूल उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, तमाम सारे जो गरीब हैं या फिर हाशिए के वर्ग के जो लोग हैं, यानी कि बहुत ही पिछड़े हुए हैं या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, उतना ज़्यादा उनको समझ में नहीं आता है और उन्हें मालूम भी नहीं होता है कई बार कि उनका ये हक है उनसे छीना जा रहा है, तो उनके लिए न्याय को सुलभ या न्याय संगत बनाने के लिए इस PIL को यूज किया जाता है। और न्याय की पहुंच का लोकतांत्रिकीकरण करना, मतलब किसी एक ही व्यक्ति को न्याय ना मिले, ठीक है, ये सभी व्यक्ति लोकतांत्रिक देश में रहते हैं इस देश में, तो सभी लोगों को इस न्याय का हक हो सके। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, आप घर से बाहर सड़क पर निकलते हैं, खुली हवा में सांस लेना ये आपका अधिकार है। अब पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा प्रदूषण हो चुका है। अब जन सामान्य ये सोचता है कि प्रदूषण, अगर हवा स्वच्छ नहीं मिल रही है तो इसमें सरकार क्या कर लेगी, अगर हवा स्वच्छ नहीं मिल रही है तो इसमें सरकार क्या कर लेगी, कोई सरकार भगवान तो है नहीं, तो कई सारे लोगों का ऐसा सोचना है। लेकिन वास्तविक रूप में इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, और खुली हवा में शुद्ध हवा या स्वच्छ श्वास लेना ये हमारा मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, उसके बड़े व्यापक पैमाने हैं, और वो वायलेट होता है और हमें मालूम ही नहीं चलता, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जल प्रदूषण से संबंधित चीजें हैं, तमाम सारे मानवाधिकार से संबंधित ऐसी चीजें हैं। तो इसके लिए कोई जागरूक व्यक्ति होता है जो इस तरीके के मामले, जैसे उदाहरण जो दिया है, इस तरीके के मामले को लेकर के जाता है। तो इसी तरीके से जो धार्मिक मामला है उसको यहां पर उठाने का प्रयास किया गया है रिजवी जी के द्वारा, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो उद्देश्य जो है ये आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इसका उद्देश्य क्या है। तो जनहित याचिका आपको स्पष्ट हुई कि ये वाली जनहित याचिका कैसे जनहित है, क्योंकि धर्म के विषय को अगर देखिए, अब मुद्दा ये है कि अगर किसी पार्टी ने किसी धर्म का नाम लिख दिया, ठीक है, हमारे संविधान में या हमारे देश में, और उसके अलावा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के प्रभाव से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर किसी से वोट नहीं मांग सकता है, यानी इलेक्शन नहीं लड़ सकता है धर्म के नाम पर, या किसी धर्म के लिए वोट देने के लिए नहीं कह सकता है, किसी धर्म के लिए डायरेक्टली वोट देने के लिए नहीं कह सकता। मतलब हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक होती हैं और पूरी तरीके से उनका धर्मनिरपेक्ष होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो किसी एक धर्म के हित के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेगी, उसके लिए एनजीओज और दूसरी संस्थाएं हैं, उसके लिए कोई राजनीतिक पार्टी नहीं आएगी कि किसी पर्टिकुलर विशेष धर्म का ध्यान देने के लिए ये पार्टी बनी है। क्योंकि जो पार्टीज जो होती हैं वो किसके लिए काम करती हैं? आपने सुना होगा जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आते हैं आप उन्हें जनादेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनादेश। अब ये जो जन का आदेश है, ये जनादेश किसी एक धर्म के लिए नहीं है। अगर किसी एक धर्म का जनादेश किसी एक धर्म के लिए होने लगेगा तो हमारे यहाँ जनादेश के बंटवारे हो जाएंगे और इस हिसाब से हमारा देश जो है वो डिवाइड होने लगेगा। और आपको तो मालूम ही है कि हमारे देश का बंटवारा का मूल कारण भी यही रहा है कभी,
और इसीलिए भारत और पाकिस्तान बने। अगर वो नहीं हुआ होता तो शायद, तो अब ऐसी चीज दोबारा तो हम नहीं लेकर के आएंगे। इसीलिए यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया कि धर्म के आधार पर पार्टीज नहीं बटेंगी। आप अपने अलग अलग इश्यूज रख सकते हैं, ये इशू नहीं रख सकते हैं कि फला धर्म के लोगों को हम के लिए हम पार्टी बना रहे हैं और फला धर्म के लोग हमें चुने, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, अब कई सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि ऐसा भी होता है क्या, तो इसलिए कहा गया यहां पर कि ये क्या है, जनहित याचिका है। अब हम यहां पर बात करेंगे जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के बारे में। अब क्योंकि एक अधिनियम है अर्थात एक लॉ है, एक कानून है, ठीक है, तो ये कानून बनाने की शक्ति जो है वो किससे मिली है और किसको मिली है, किसने दी है ये शक्ति। तो इसके लिए हमें आर्टिकल नंबर 327 की तरफ रुख करना पड़ेगा, जिसमें कानून बनाने वाली जो एजेंसीज हैं हमारे यहाँ, जैसे विधायिका जिसे बोलते हैं आप, लेजिस्लेचर जिसे बोलते हैं, केंद्र में इसी लेजिस्लेचर को क्या बोला जाता है, केंद्र में इसी लेजिस्लेचर को आप संसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संसद। राज्य में इसी लेजिस्लेचर को राज्य विधान मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप, राज्य विधान मंडल। तो यहां पर यही है, विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति। तो संसद को यह शक्ति दी गई है आर्टिकल नंबर 327 के माध्यम से कि चुनाव संबंधी अगर कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसा कानून पार्लियामेंट बना सकता है, ये उसका विधायी अधिकार ही है। और इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 का गठन किया गया है, या इसकी रचना की गई है। ठीक है, और इसी जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A, जो कि आप यहां देख पा रहे हैं, जिसके बारे में यहां पर कहा गया है कि अगर पार्टीज ऐसा कर रही हैं तो आर्टिकल 29A जो है जन प्रतिनिधि अधिनियम का, उसको वायलेट कर रही हैं। तो ये क्या है, आर्टिकल 129A, इसमें कहा गया राजनीतिक दलों के पंजीकरण की बात करी जा रही है। तो ऐसे राजनीतिक दलों का पंजीकरण नहीं किया जा सकता है जो किसी धर्म विशेष के लिए बनी हो, किसी धर्म का लाभ पाने के लिए बनी हो, इसलिए उस उद्देश्य की बनी हुई पार्टीज को आप रजिस्टर नहीं कर सकते। तो रजिस्टर करने के जो नियम हैं उनको रेगुलेट करने का काम इस आर्टिकल के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा आपने देखा यहां पर एक आरोप लगा है आर्टिकल 123 का, यानी कि या सेक्शन 123 का। तो सेक्शन 123 के बारे में क्या कहा गया कि जो भ्रष्ट आचरण है उसको परिभाषित किया जाए। ठीक है, भ्रष्ट आचरण जो है उसको परिभाषित करने का काम यहां पर किया गया है। और इसी के क्लॉज 3 में क्या लिखा है, जरा देखिए। आर्टिकल 123 क्लॉज 3 में लिखा है, किसी व्यक्ति के धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर। तो आ गया ना इसमें धर्म, ठीक है, यानी किसी व्यक्ति के धर्म के आधार पर आप किसी व्यक्ति के लिए मत देने या मत देने से विरत रहने की अभ्यर्थी या उसकी अभिकर्ता द्वारा, या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपील या उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए, या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए धार्मिक प्रतीकों का, अंडरलाइन करने की बात है, धार्मिक प्रतीकों का उपयोग या उनकी दुहाई देना, यानी कि उसको बताते हुए किसी चीज को बताना, या राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्र ध्वज या राष्ट्रीय संप्रतीक का उपयोग या दुहाई दिया जाएगा, तो यह भ्रष्टाचार के अंतर्गत या भ्रष्ट कह सकते हैं आचरण के अंतर्गत गिना जाएगा। तो यदि अगर आप देख सकते हैं धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है या किसी धर्म का इस्तेमाल इस तरीके से हो रहा है कि आप किसी धर्म को आकर्षित करने या किसी धर्म के व्यक्ति को आकर्षित करने या किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के बीच में भेदभाव प्रकट करने के लिए अगर इस तरीके की पार्टीज का इस्तेमाल हो रहा है, तो उस तरीके की पार्टी को हम क्या कहेंगे, वो भ्रष्ट आचरण वाली पार्टी मानी जाएगी। तो रिजवी जी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ऐसी पार्टीज भ्रष्ट आचरण वाली मानी जाए और इनका जो है जो पंजीकरण है उसे रद्द किया जाए। साथ ही साथ इसी जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 में ये जो आपका 123 सेक्शन 3 का यानी ए जो वाला जो पार्ट है, उसमें कहा गया है किसी अभ्यर्थी या अभिकर्ता या अभ्यर्थी उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति या उसके अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए
किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव या उसे शत्रुता या घृणा संभावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर संपरिवर्तन या संप्रवर्तन का प्रयत्न करना भी भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। इसमें भी साधारण तौर से यही लिखा है, इसमें भी साधारण तौर से यही लिखा हुआ है कि किसी भी अभ्यर्थी या अभिकर्ता या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सहमति से, मतलब किसी भी प्रकार से किसी की भी सहमति से, किसी के समर्थन में या किसी के विरोध में या किसी के अंदर फूट डालने के लिए, घृणा करने के लिए, इस तरीके की चीजों का आचरण यदि अगर आप करते हैं तो आप कह सकते हैं आपके ऊपर पार्टी के रूप में अगर देखा है तो भ्रष्ट पार्टी का या भ्रष्ट आचरण का जो है आपके ऊपर आरोप लग जाता है। और यही आरोप लगाने की इन्होंने दरख्वास्त करी है पीआईएल के माध्यम से। ठीक है, तो हमने आपको ये बताया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम के कौन से मामले थे जो इसको जो है वायलेट कर रहे हैं, जिसके आधार पर ये याचिका लाई गई है। पर आपने देखा उसमें यह भी रेफरेंस दिया गया था कि एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ का जो न्याय है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और सभी मान्यता प्राप्त दलों को इसको बनाए रखने की कह सकते हैं कि सबकी तरफ से कारगर कोशिश होती रहनी चाहिए। तो अब यहां पर देखिए, मार्च 1994 में एक सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यों की एक बेंच थी जिसने निर्णय दिया है, और ये निर्णय जो है किस नाम से जाना जा रहा है, एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ के नाम से। अब इन्होंने बहुत सारे, मतलब ये जब जजमेंट आया है, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के कई सारे स्टेटमेंट हैं धर्मनिरपेक्षता को लेकर के। अलग अलग प्रकार के आर्टिकल हैं जिनकी अलग अलग तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करी है। उन आर्टिकल्स में से कुछ आर्टिकल मैंने आपको यहां पर लिख करके दिए हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ना कि धर्मतांत्रिक देश। तो पार्टीज को चाहिए और यहां पे लोगों को चाहिए कि भारत को जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में ही पहचान दिलाएं, धर्मतांत्रिक देश के रूप में नहीं। धर्मतांत्रिक देश का मतलब धर्म को लेकर के प्रपंच नहीं किया जाता है, इनफैक्ट हम सब धर्म को अपनाते हैं, ऐसा वाला कंट्री है हमारा। ठीक है, धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, इस आर्टिकल में कहा गया है। किसी भी तरीके से धर्म को राजनीति से जोड़ना नहीं चाहिए। फला धर्म की उन्नति के लिए हमारी पार्टी बनी गई है, आप हमें वोट देंगे तो फला धर्म की हम उन्नति कराएंगे, ऐसा वैसा जो आपका जो कमिटमेंट है वो ठीक नहीं है। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों को धर्म को शामिल नहीं करा जाना चाहिए, जैसे अभी मैंने एक उदाहरण दिया, यह भी इस आर्टिकल में जोर देकर के कहा गया। भारतीय सरकार संविधान और कानून के तहत किसी धर्म का विशेष संरक्षण नहीं कर सकती है, जो कानून दिए गए उसके अलावा अगर देखा जाए तो धार्मिक हितों के संरक्षण की बात जरूर कुछ आर्टिकल्स में दी हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी एक धर्म को पर्टिकुलर प्रमोट करेंगे, और प्रमोट करने का मतलब ये नहीं कि दूसरे वाले को आप ना तो प्रमोट कर रहे हैं ना उसके बारे में कोई ध्यान दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो ये भी सरकार से कहा गया है, किसी भी धर्म का संरक्षण नहीं कर सकती है। राजनीति से धर्म बिल्कुल अलग रखें। राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र को धार्मिक निरपेक्षता और संवैधानिक मापदंडों का समर्थन प्राप्त करना चाहिए। और यह भी कहा गया कि राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्ध हैं। तो धर्मनिरपेक्षता बार बार यहां पर शब्द इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्ष होना। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? किसी एक चीज को अक्ष न बना करके काम करना, निरपेक्ष, बिना अक्ष के। तो जब आप एक एक्सिस से किसी चीज को नहीं देखते हो तो इसका मतलब सारी चीजों को आप बराबर तौर से देख रहे होते हैं। मतलब बायस्ड नहीं होना है किसी एक धर्म को या एक विचार को लेकर के। इसे आप पंथ निरपेक्षता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पंथ निरपेक्षता। हालांकि पंथ निरपेक्ष शब्द ज्यादा सही है बजाय कि धर्म। पंथ का मतलब होता है विचार। पंथ का मतलब क्या होता है? विचार। जैसे वामपंथी, लेफ्टिस्ट, वाम विचारधारा वाले लोग, जैसे वामपंथी बोला जाता है, वामपंथ के लोग। तो पंथ का मतलब होता है विचार, और रिलीजन यानी धर्म जो होता है वो एक प्रकार का विचार ही होता है। इसलिए इस तरीके के शब्द इस्तेमाल यहां पर करे गए थे इस केसेस में। इसमें कहा गया राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्षता के प्रति बाध्य है, बाध्यकारी है, आप इसे हटा नहीं सकते हैं।
किसी एक धर्म को लेकर के आप हितकारी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज यहां पर कही गई। क्लियर हो रही बात? हाँ या नहीं? क्लियर है सभी को? तो ये बात हम लोगों को यहां पर ध्यान रखनी चाहिए कि क्या कहा जा रहा है। ठीक, ये बात हम लोगों को यहां पर ध्यान रखनी चाहिए। तो आई होप कि ये सारा का सारा पॉइंट जो है वो मैंने आपको जो इस मसले से संबंधित समझाया है, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो आपको समझ में आया होगा। मामले की सुनवाई अभी आगे होगी अक्टूबर में, शायद 18 अक्टूबर है, एग्जैक्टली डेट नहीं याद है मुझे, पर अक्टूबर में इसकी सुनवाई होगी। तब तक इसके बारे में कुछ नई चीज़ें आएंगी तो हम आपको लेकर के अपडेट करेंगे। फिलहाल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है, और सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ करके आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मुलाकात करेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।